न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। देश और प्रदेश में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको भी खबर बताने वाला हूं वो काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। क्योंकि चौंकाने वाली खबर इसलिए है क्योंकि देश से खबर है और खबर जो है वह बहुत ही संगीन है। दर्शकों आपको पता होगा 1993 में मुंबई में बम धमाके होते हैं और जिससे पूरा देश दहल जाता है। लेकिन अब उन बम धमाकों की गूंज जो है 2025 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ठीकरे पर फोड़ रही है और कांग्रेस को कटघरे में लेने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको मैं अभी एक वीडियो बता देता हूं। यह वीडियो बहुत सोशल मीडिया और तमाम मीडियाओं के प्लेटफॉर्मों पर चल रहा है क्योंकि यह वीडियो कांग्रेस के उस समय के ज़माने के, यानी जब राजीव गांधी की सरकार बनी थी कांग्रेस की, उस समय के रोमेश वर्मा, यह जो नाम आपको मैंने अभी बताया है, रोमेश शर्मा जो नाम है, यह नाम ही काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है और इसका क्या मीनिंग है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। 1993 में मुंबई धमाकों के बाद जब पूरा देश दहल गया था, तब एक आदमी ने दाऊद की मां आमिना बी को एक दिन में पासपोर्ट जारी करवाकर भारत से भगाया। सत्ता का रौब दिखाकर जनता की जमीन हड़पी और वीआईपी नेता बनकर घूमता रहा। क्योंकि जब सत्ता माफिया को गोद में बैठा लेती है तब राजनीति नहीं अपराध पनपता है और कांग्रेस इसका जीता जागता सबूत है। वो आदमी जो डी कंपनी से इतना जुड़ा हुआ था कि दाऊद की भाभी खुद उसके हौज खास वाले बंगले में रह चुकी हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जो अंडरवर्ल्ड की नाली से निकलकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा और यह सफर उसने कांग्रेस की गोद में बैठकर तय किया। इसकी कहानी एक माफिया से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके पास राजनीतिक वैलिडेशन था। पहले लोकदल, फिर मेनका गांधी के मंच से होते हुए सीधे राजीव गांधी के समय में इसे कांग्रेस में लाकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सदस्य बना दिया गया। किसान सेल, अल्पसंख्यक सेल, सब जगह इसका बोलबाला रहा। 300 एकड़ का फार्म हाउस फरीदाबाद में, मैफेयर गार्डन, पंचशील पार्क, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली की कोई पॉश जगह नहीं बची जहां इसने जमीन न हड़पी हो। और इसकी पहुंच देखिए, गृह राज्य मंत्री चिंतामणि पाणिग्रही ने खुद रोमेश शर्मा को लेकर महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि शर्मा जी पर हमले की साजिश हो रही है क्योंकि वो राजीव गांधी का मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चला रहे हैं। इतना ही नहीं, जब केंद्र में कांग्रेस के समर्थन वाली चंद्रशेखर की सरकार बनी तो रोमेश शर्मा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, यानी एक गैंगस्टर को वीआईपी ट्रीटमेंट। वजह? क्योंकि वो कांग्रेस का आदमी था। इसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन अबू सलेम, छोटा शकील से लेकर इरफान गोगा तक फैले हुए थे। दिल्ली के अमीरों से वसूली करवाता और अगर कोई ना माने तो उसकी प्रॉपर्टी हथियाता। 1996 में रोमेश ने खुद की पार्टी बनाई, ऑल इंडिया भारतीय कांग्रेस पार्टी, और नेहरू की सीट रहे फुलपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन जमानत जब्त हो गई। लालू यादव का नाम भी रोमेश के साथ जुड़ता है। लालू के प्राइवेट सेक्रेटरी ने पटना के होटल में शर्मा के लिए बुकिंग करवाई थी। और इतना ही नहीं, रोमेश को राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा भेजने की तैयारी थी। यही वजह है कि रोमेश शर्मा ये सब करने से पहले डरता नहीं था क्योंकि उसे पता था कि पुलिस, सिस्टम और नेता सब बिकते हैं। 1992 में जब उसके फार्म हाउस से 1,25,00,000 की चांदी पकड़ी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इसका अंत तब शुरू हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। 1998 में दिल्ली पुलिस और सीबीआई ने इसके खिलाफ शिकंजा कसा और कुल 13 संगीन मामलों जैसे कि प्रॉपर्टी ग्रैबिंग, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, हेलीकॉप्टर चोरी में केस दर्ज किया। आज भी कांग्रेस अपने दामन को साफ बताने की कोशिश करती है, लेकिन रोमेश शर्मा जैसा धब्बा उसके दामन से नहीं मिटने वाला। जब एक पार्टी अपराधियों को नेता बनाकर सत्ता तक पहुंचा देती है, जब डी कंपनी के आदमी को एक दिन में पासपोर्ट दिलवा देती है, तो सवाल बनता है, ये पार्टी है या माफिया का नेटवर्क? जैसा कि दर्शकों अभी आपने जो देखा वीडियो, इस वीडियो में तमाम अटकलें बताई गई रोमेश शर्मा के बारे में। और कांग्रेस का जब पार्टी का सत्ता परिवर्तन होता है और उसका पतन होता है रोमेश शर्मा का, भारतीय जनता पार्टी की जब सत्ता आती है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद
अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता आने के बाद उसका पतन होता है। यह कहानी अब 2025 में बताई जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह भूल जाती है कि आज जितने भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उससे आधे से ज़्यादा लोगों पर अधिक से मामले दर्ज हैं। तो ये थी बात दर्शकों, एक कांग्रेस ने भाजपा को किस तरीके से अपना उल्लू सीधा करने के लिए आरोप प्रत्यारोप किए। अब मैं आपको बता देता हूं कि पहलगाम का जो हमला होता है, 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला होता है और 22 अप्रैल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सीधे जाते हैं बिहार की एक रैली को संबोधित करते हैं। रैली में संबोधित करने के बाद वहां से फिर कार्यक्रम समापन होता है और अपने करीबी मित्र गौतम अडानी को एक केरला में सी पोर्ट दिया जाता है, उसके भी कार्यक्रम को पहुंचते हैं। और ये तमाम कार्यक्रमों को पहुंचने के बाद उस कार्यक्रम स्थल पर गौतम अडानी की किस तरीके से तारीफ की है नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने, वह मैं आपको पहले दिखा देता हूं। पोर्ट की विजिट करके आया और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अडानी ने यहां केरल में बनाया है, ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया, तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा शायद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसा कि दर्शकों आपने देखा अभी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वह कहते हैं कि जो गौतम अडानी है, इन्होंने जो पोर्ट केरला में बनाया है वैसा पोर्ट इन्होंने हरगिज गुजरात में नहीं बनाया है और गुजरात की जनता उनसे सवाल करेगी, ऐसा उन्होंने अपने इसमें कहा है। दर्शकों अभी एक आपको मैं और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता था, क्योंकि यह भी जानकारी जो है वो देश से रिलेटेड है। 250 करोड़ से 500 करोड़ का जुर्माना लगाने का आइडिया कौन सोच सकता है। भारत सरकार डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियम लागू करने वाली है। DPDP एक्ट और इन नियमों के अनुसार बताया जा रहा है कि किसी पत्रकार या किसी संगठन के लिए बिना अनुमति के किसी का भी नाम, किसी की पर्सनल जानकारी छापना उसे बर्बाद कर सकता है, क्योंकि इस मामले में 250 करोड़ का जुर्माना रखा गया है और नहीं देने पर इसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। एक गरीब देश में जहां लोग महीने का 25,000 नहीं कमा पाते हैं, जहां ज़्यादातर रिपोर्टर की सैलरी नहीं होती है और 20-30 हज़ार रुपये ही होगी, उस देश में किस अवसर को, किस मंत्री को यह ख्याल आया कि अगर किसी का नाम उसकी अनुमति के बिना छाप दिया जाए तो छापने वाले पर 500 करोड़ का जुर्माना लगेगा। यह तैयारी हो रही है। नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले सभी संगठनों का मानना है कि अगर नागरिक व्यक्तिगत सूचनाओं और नहीं निकाल सकते हैं, जानकारी नहीं मान सकते हैं, इस पर्सनल सूचना माना जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाम छापने के व्यक्ति की कोई यह नहीं होती है। राशन किसे मिल रहा है या नहीं, इसकी सूचना पत्रकार या व्यक्तिगत तौर पर कोई नहीं ले सकता। सूचना हमेशा व्यक्तिगत तरीके से ही जमा की जाती है। लोग सूचना को निकालते हैं क्योंकि अब आप डेटा फ्यूडिशियल बना दिए जाएंगे। इसमें पत्रकार भी है और यूट्यूबर भी शामिल है, क्योंकि पत्रकार को इससे छूट है, इस बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है। जब भी ऐसा कानून आता है, पत्रकारों के बारे में बताया जाता है कि उन्हें छूट होगी। अगर आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी सूचना मांगते हैं तो आपको नाम छापने से पहले उस व्यक्ति की सहमति लेनी पड़ेगी। यह डेटा फ्यूडिशियल कहा जाता है। इस वीडियो में आगे हम बताएंगे, लेकिन अगर पत्रकारों और यूट्यूबों के लिए किसी भी बारे में पर्सनल जानकारी निकालना इतनी मुश्किल कर दिया जाएगा, बिना अनुमति के नाम छापने पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा, तो इस देश में बची खुशी पत्रकारिता भी मिट्टी में
मिल जाएगी। लोग YouTube में क्या बोलेंगे जब नाम ही नहीं ले सकेंगे। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन PDP एक्ट के बारे में आपको जानना चाहिए। औरंगजेब को निकालने में आपको उलझा दिया जाएगा। सूचना जमा करने वाले को कब्र से में गाड़ दिया जाएगा। गाड़ने की तैयारी पूरी कर ली जाएगी। मान लीजिए आपको किसी आज के बारे में कोई ऐसी जानकारी मिलती है, उसकी संपत्ति के बारे में डिजिटल रिकॉर्ड मिल जाते हैं और आप जज का नाम छाप देते हैं। उदाहरण के लिए इसके लिए आप जस्टिस यशवंत वर्मा से अनुमति नहीं लेते हैं तो आप पर डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड 250 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है। नहीं देने पर यह 500 करोड़ हो सकता है। नेशनल कैंपेन का पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन NPCPRI नाम के संगठन का कहना है कि PDP एक्ट के ड्राफ्ट रूल्स में पत्रकारों को कोई छूट नहीं दी गई है। जो कि जानकारी उपलब्ध है उसे जताकर रिपोर्ट करने वाले पत्रकार और यूट्यूबर पर इसके दायरे में आएंगे। या आइडिया कहां से आया? यूट्यूब को पता है क्या? पत्रकारों और संपादकों को पता है कि इस कानून के नियमों के जरिए उन पर शिकंजा कसा तो नहीं जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो जर्नलिस्ट सोचते हैं कि हम पे कोई कानून लागू नहीं है क्योंकि हमारे पास ये नोटबुक और ये पेन है, तो ये एटलीस्ट अभी के समय में तो ये सच नहीं है। आप भी इस कानून की नज़र से अपने आप को देखिए। मैंने डेटा इकट्ठा किया, मैंने उसे प्रोसेस किया। प्रोसेस यानी कि आपने उसको इकट्ठा करके अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे डाला और फिर आपने सेलेक्ट किया कौन सा कोड आप यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, कौन सी फ़ोटो डालेंगे, कौन सी लोकेशन को आप चूज़ करेंगे अपनी फील्ड रिपोर्ट से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप डेफिनेटली इस लॉ के अंदर आएंगी, लेकिन बिना ताकत के। सारी ताकत सरकार के पास होगी जो आपके ही डेटा को नहीं, आपके सोर्सेज के डेटा को भी देख सकती है थ्रू द डेटा प्रोसेसर्स। एंड आपकी सोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी एक दिन में चली जाएगी। दूसरा ये कि जैसे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला मैंने एग्जांपल बताया, अभी तक वो घबराएंगी जर्नलिस्ट से, लेकिन जल्दी आप घबराएंगे कि वो कहेंगे आप सपोज वो आपसे बात ना करें लेकिन आप लिख दें, पुलिस रिकॉर्ड के आधार पे लिख दें, लेकिन उनको एक औजार मिल गया है। वो कभी भी आके कह सकती देखिए मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है, और आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैंने कोशिश करी थी कांटेक्ट करने की, जो अक्सर हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन रहता है कि हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी। जैसा कि दर्शकों अभी आपने देखा कि किस तरीके से इस एक्ट को जनता पे थोपा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार 2017 में वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। पत्रकारों को कंट्रोल करने का आइडिया आया उन्हें। एक कानून का ड्राफ्ट लेकर आई कि राज्य में सेवा निवृत्त एवं सेवारत न्यायाधीशों की मजिस्ट्रेट और लोक सेवा को यानी अफसर की जांच से जुड़ी खबरों को छापने से पहले सरकार से अनुमति लेनी ही पड़ेगी। अगर अनुमति लेने से पहले नाम छाप दिया तो 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। दर्शकों, आज जो हमारे देश में कानून बने जा रहे हैं पत्रकारों के जानकारियां लेने के अगेंस्ट में, जो कानून बनाए जा रहे हैं उसी के तहत बहुत सारी जानकारियां अब विलुप्त होने की कगार पर रहेगी। क्योंकि कोई भी जानकारी अगर आप बेबुनियाद अगर किसी का नाम छाप देते हैं, आपके पास कितने भी जरूरी दस्तावेज अगर होने के बावजूद भी अगर आप जानकारी छापते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होने वाली है। इसका आपको संज्ञान लेना चाहिए। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।